लोहिया जी ने भी कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इसलिए उनका दूर दूर तक हमको नहीं लगता है कि बीजेपी को छोड़ने वाले हैं। वो आर्थिक स्थिति खत्म हो गई है, देश के सभी संस्थानों को बेचा जा रहा है। कोविड के समय ही 10 गुना ज्यादा संपत्ति मोदी और अंबानी की बढ़ गई है। सिरिंज लगा के जैसे खून निकाला जाता है इंसान के शरीर से, वैसे ही खून निकाल ले रहे हैं, संपत्तियों को बेच दे रहे हैं। अब 5 किलो अनाज देने के लिए चले हैं, 5 किलो अनाज देंगे, ये सबसे बड़े गिरगिट हैं। और इन लोगों को पूरा मजा है। तो आरक्षण तो रहा नहीं, संविधान को तहस नहस कर दे रहे हैं। हम तो कहेंगे कि इस देश में सबसे ज्यादा खतरनाक रोल प्ले कर रहा है देश के साथ वो मीडिया के लोग हैं। सरकार से सवाल नहीं करते हैं कि क्यों बेच रहे हैं, सवाल करते हैं विपक्ष के नेताओं से और राहुल गांधी से और तेजस्वी यादव से सवाल करते हैं। जरूरत है बेरोजगारों को रोजगार, हिंदू मुसलमान दिखा रहा है, भारत पाकिस्तान दिखा रहा है। जरूरत इस बात की है कि बेरोजगारों को नौकरी मिले। 50 रुपया हो गया 2 घंटा के लिए, टिकट हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट। एक एक करके सारी संपत्तियों को ये बेच रहे हैं कि जातीय जनगणना कराओ और नहीं तो गद्दी छोड़ो। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा जिसने इस देश में एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। और सबसे खास बात है कि मंडल आयोग के बाद SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो लगातार एकजुट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में जो बहुजनों की लड़ाई है, चाहे वो कास्ट एट्रोसिटी हो या सांप्रदायिकता हो, उसके खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं। मेरे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी हैं, RJD के सीनियर नेता हैं। उनकी पार्टी ने साफ कहा है कि बिना जातीय जनगणना के वो बिहार में जनगणना का विरोध करेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों साथ आया है। सर, इस बार तो आपके नेता प्रतिपक्ष और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं दोनों आए प्रधानमंत्री, तो जातीय जनगणना को लेकर सहमति है आप दोनों लोगों में? डॉक्टर बिना डायग्नोसिस किए हुए मरीज का इलाज कर सकता है? कतई नहीं संभव है। मरीज अच्छा नहीं होगा। तो देश की जो आज स्थिति है, बगैर देश को जाने और समझे हुए इसके विकास की क्या बात होगी? कोई बात तो हो नहीं सकती है। तो उसी के अनुसार आज के परिस्थिति में जो वातावरण देश का बन रहा है, उसमें जातीय जनगणना एक आवश्यक कदम है। BP मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, लागू नहीं हुआ पूर्ण रूप से। 2011 में लालू जी, शरद जी, सब लोगों के जोड़ से, वो उस समय मुंडे थे, महाराष्ट्र वाले गोपीनाथ मुंडे, इन सब लोगों के जोड़ से जनगणना को स्वीकार किया। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस जनगणना का खुलासा तो नहीं किया, इसलिए कि यह सरकार भयभीत है। मुट्ठी भर लोग देश को चला रहे हैं और बेच रहे हैं, और विकास का नाम लेने से दूर भाग रहे हैं। अभी कोई शैक्षणिक सुधार तो हो नहीं रही है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आखिर ये सब का इलाज कैसे होगा? कैसे आम जनता तक पहुंचेगी? बेजुबान लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, तो ये कैसे चलेगा? लोहिया जी ने भी कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आज तो वही हो रहा है, वोट हमारा राज तुम्हारा चल रहा है। लेकिन दिल्ली में चर्चा है कि नीतीश और तेजस्वी की जिस तरह से निकटता आई है कि कुछ भविष्य में फिर कोई फेरबदल बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। यहाँ नीतीश और तेजस्वी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि एक जगह आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तो प्रारंभ से ही, शुरू से ही जातीय जनगणना की मांग किया है। पिछले 2011 में भी 10 में लालू जी की भूमिका रही है जातीय जनगणना के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार कराने में। तो राष्ट्रीय जनता दल का तो शुरू से, अब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी नाम ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। कितनी दूर तक लेके चलेंगे ये कहना मुश्किल है, चूँकि जब प्रधानमंत्री के यहाँ ही मिलने गए तो कहाँ कहे कि मेरा प्रथा। उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव के कहने से, इनके इनिशिएट करने पर मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए डेलीगेशन लेकर के। जब वहाँ पल्ला झाड़ लिया उन्होंने नहीं कहा, वो तो टीवी में आई है, सब जगह आई है। उन्होंने अपनी बात तो कहा नहीं।
तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि वो बोले हैं, उनके इनिशिएशन पर, उनकी अगुवाई पर हम लोगों ने इसको मान लिया और आए हैं। तो इससे पता चलता है कि वो कितना दूर तक इसमें है। दम भर के तो अभी बोल नहीं रहे, अपने बुलवा रहे हैं जरूर अपने पार्टी के लोगों से, लेकिन अपने नहीं बोल रहे हैं। क्या आपने तो उनको भी करीब से देखा है, स्पीकर के तौर पे भी देखा है, भले आपकी संवैधानिक भूमिका थी। क्या बीजेपी से रिश्ते अब ठीक नहीं चल रहे हैं उनके, हैं? मुझे लगता है कि उनका सबसे अच्छा रिश्ता चल रहा है बीजेपी के साथ, खराब नहीं है। अब तक, आज तक बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी बोले हैं क्या? हम सब लोग समझ रहे हैं कि इसे बीजेपी के रास्ता, हमको तो लगता है बीजेपी को वो इसलिए मुसीबत में डालना चाहते हैं, अभी परेशान कर रहे हैं कि आगे आने वाला जो विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव है उसमें बराबर बराबर का ये हिस्सा खोज रहे हैं। अच्छा। और अभी से जब नहीं दबाव बनाएंगे तो उसमें देगा थोड़े, उसमें तो मिलेगा नहीं। इसलिए उनका दूर दूर तक हमको नहीं लगता है कि बीजेपी को छोड़ने वाले हैं वो, और खटास है। अभी तक बीजेपी के कौन बोल रहे हैं इसमें? उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, केसी त्यागी बोल रहे हैं। इनका क्या है भाई बोलने में? नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कहाँ कुछ बोले हैं अभी बीजेपी के खिलाफ? एक शब्द भी कभी बोले हैं? नहीं बोले हैं। आप दिल्ली आए थे और दो बड़ी कार्यक्रमों में आपने शिरकत की है, एक तो संविधान बचाओ का कार्यक्रम था और दूसरा जातीय जनगणना का। क्या लग रहा है किसानों के साथ जो चल रहा है, 9 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी करनाल में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, क्या लग रहा है सर, आपने लंबा राजनीतिक जीवन में इस तरह की सरकार और इस तरह के जनता का जो मतलब डर है, एक डर जैसा है, पत्रकार हों, सरकार से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं, एक डर जैसा माहौल है, क्या समझा जाए इसे? देखिए, देश के हालात बहुत खराब हैं चारों ओर। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, आर्थिक स्थिति खत्म हो गई है, देश के सभी संस्थानों को बेचा जा रहा है, कोविड के नाम में कहा जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ। इस देश में कोविड के समय ही 10 गुना ज़्यादा संपत्ति मोदी और अंबानी की बढ़ गई है। किनके सहयोग से बढ़ी है? माननीय जो भी दिल्ली की में केंद्र में बैठे लोग हैं, इनके सहयोग से बढ़ी है। और बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आकर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि टीका, मोदी जी आप कोई टीका लगवा के मेहरबानी कर रहे हैं का? अपने पैसा से दे रहे हैं क्या ये टीका कि धन्यवाद दिया जाए उनको कि मुफ्त टीका लगवा रहे हैं? सिरिंज लगा के जैसे खून निकाला जाता है इंसान के शरीर से, वैसे ही खून निकाल ले रहे हैं, संपत्तियों को बेच दे रहे हैं। अब 5 किलो अनाज देने के लिए चले हैं, 5 किलो अनाज देंगे इनको? अरे ये तो भिखमंगा बना रहे हैं लोगों को। इसी को कहते हैं वोट हमारा राज तुम्हारा। तो वही वोट हमारा है, राज तुम्हारा वही चला रहा है। जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगी, ये सब उनका छद्म जो चल रहा है, जादू, ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन सर वो तो ओबीसी क्लेम केवल हिंदू मुसलमान, केवल जय श्री राम, 9 महीना से किसान बैठा हुआ है, लेकिन किसानों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन सर वो तो अब ओबीसी क्लेम कर रहे हैं, अभी 27 ओबीसी के मंत्री बनाए उन्होंने केंद्र में, वो कह रहे हैं कि हम पिछड़ों के सबसे बड़े पैरोकार हैं। इस सबसे बड़े गिरगिट हैं। गिरगिट जैसे रंग बदलता है, ये जाति का नाम, कभी जाति के नाम से परिचय करा रहे हैं, आप कहते हैं जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। जाति में विश्वास नहीं है, नहीं है तो क्यों परिचय करा रहे हैं जात का नाम लेकर के? यही अब जनता इन बातों को समझ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश की जनता को, बिहार की जनता को, यूपी की जनता को विशेष तौर से, जो इन लोगों ने पहचान के अब आगे का कदम यूपी में उठावेगा लोग। बिहार में लोग तैयार बैठा है, ये तिकड़म करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया है इन्होंने, आरजेडी को सरकार नहीं बनाने दिया। लेकिन इस सब का जवाब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दे दिया है। उनका स्टाइल ठीक चल रहा है। ममता जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए, जो उन्होंने कार्रवाई जिस तरह से
बीजेपी के लोगों को इलाज किया है, बढ़िया इलाज किया है, और देश तैयार है इनका इलाज करने के लिए। जरूरत इस बात की है कि देश के जितने बड़े नेता विपक्ष के हैं, अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना पद और स्वार्थ, कुर्सी छोड़ करके, अपना पार्टी पद कुर्सी सब छोड़ करके निस्वार्थ भाव से विपक्ष को एकजुट करें, और नहीं तो सब लोग जेल जाने के लिए भी तैयार रहें। सबके लिए ईडी और सीबीआई तैयार करके बीजेपी खड़ा करके रखा है। एक सर सवाल है कि जिस तरह से पहले नेता SC ST OBC माइनॉरिटी के सड़कों पर आते थे या उनकी समस्या, अब जनता जिस तरह से एकजुट हो रही, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, जातीय जनगणना का मामला हो, अभी 70 दिनों से 69,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाला में आंदोलन चल रहा है, तो देश भर के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो युवा हैं वो एकजुट होते दिख रहे हैं। क्या आप लोग को अब संतुष्टि मिल रही है कि जो भागीदारी की लड़ाई है वो अब सही दिशा में है? युवाओं का जिस तरह से एकता बन रही है सोशल मीडिया की वजह से, वो या लगता है कि और कुछ करने की जरूरत है? आपका अनुभव क्या है? जहाँ जहाँ दलितों का छात्र हॉस्टल है, जिसमें छात्रावास में जो छात्र लोग रहते हैं, हम विशेष तौर से बिहार का कहते हैं, उस सब का दयनीय अवस्था हो गया। बहुत सारे लड़के लोग वापस हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। छात्रवृत्ति सबकी बंद हो गई, जो मेडिकल में थे, इंजीनियरिंग में थे, सबका छात्रवृत्ति। आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। चाहे आप जितना भी मेधावी रहें, जो लड़का जिस कोटि का है उसी कोटि में उसको रहना होगा, और इन लोगों को पूरा मजा है। तो आरक्षण तो रहा नहीं, संविधान को तहस नहस कर दे रहे हैं। लेकिन और जो बोलता है उसको डरा रहे हैं, ईडी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से। हम तो कहेंगे कि इस देश में सबसे ज़्यादा खतरनाक रोल प्ले कर रहा है देश के साथ, वो मीडिया के लोग हैं। मैं आने वाला था, मीडिया से और हिंदू मुसलमान से कैसे लड़ेंगे आप लोग? मीडिया के जो लोग हैं, जिनको की खरीद लिया है इस सरकार ने। मीडिया वही बात बोलती है जो मेन मुख्य मीडिया के लोग हैं, मुख्य धारा के लोग हैं, चाहे अखबार हो चाहे टीवी हो, वही बात बोलती है जो सरकार बोलती है। सरकार से सवाल नहीं करते हैं कि क्यों बेच रहे हैं, सवाल करते हैं विपक्ष के नेताओं से, और राहुल गांधी से और तेजस्वी यादव से सवाल करते हैं। ये उल्टी धारा चला रहे हैं। तो क्या ये लोग समझते हैं कि लोग उनको नहीं समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद। उसके सर्कुलेशन को देखिए ना, अब अखबार का सर्कुलेशन सबका देख लीजिए, डाउन होते जा रहा है उसका। ये मुख्य धारा के जो मीडिया के लोग हैं उनका देख लीजिए, उनका टीआरपी जो कहता है बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब दिन भर दिखा रहा है राम मंदिर राम मंदिर राम, अरे उससे पेट भरेगा? छुहाड़ा किसमें से मिल जाएगा गरीब आदमी को? बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगा? जरूरत है बेरोजगारों को रोजगार की। हिंदू मुसलमान दिखा रहा है, भारत पाकिस्तान दिखा रहा है। जरूरत इस बात की है कि बेरोजगारों को नौकरी मिले, जरूरत इस बात की है कि खेत को पानी मिले, खाद मिले। जो किसान आज आंदोलन पर बैठे हैं उनकी बातों को सुनी जाए। आप बताइए, इससे भी ज़्यादा और कोई नंगी बात क्या होगी? इन्होंने जो होर्डिंग के खिलाफ, जमाखोरी के खिलाफ कानून था, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया। कोई पैसा वाला कितना भी कर ले जमा, और अब उस सब गोदाम को ही बेच रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ बेच रहे हैं। ये कौन लेने वाला है? लेने वाले वही होर्डिंग करने वाले लोग न होंगे, अडानी और अंबानी के ही खानदान के लोग न होंगे जो इसको खरीदेंगे? चंद लोग। अब कहते हैं कि बेच नहीं रहे हैं, ये तो हम लीज दे रहे हैं। ये सब कोई जानता है। पहले भी हाउसिंग बोर्ड जो हुआ करती थी, सरकारी ज़मीन पर लीज दिया। कोई ऐसा हाउसिंग देश का बताइए, हाउसिंग बोर्ड का जो जमीन मकान जहाँ जहाँ बना के दिया है लोगों ने कंज्यूमर को, 99 साल का लीज दिया, 30 साल का लीज दिया, किसी का सरकार को फिर मुक्त हुआ? मिला वापस? नहीं मिला। लेकिन कहने को तो है वो लीज पर, लेकिन उस पर एकाधिकार जो मकान मालिक है उसका स्वामित्व। उसी तरह से जो देश की संपत्ति को, रेल वेल जितना भी है जो बेच रहा है, उस सब पर संपत्ति, उस सब पर हो जाएगा पूंजीपतियों का अधिकार। 50 रुपया हो गया प्लेटफार्म टिकट। अब पहले गरीब आदमी आता था स्टेशन में, कहीं कोई रहे वाला नहीं है तो जाके स्टेशन पर अखबार बिछा के सूत रहता था। लड़का आया है क्या भाई? तो हम आए हैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, कहीं जगह नहीं है तो खा पी ली कहीं फुटपाथ पर, या घर से रोटी लिट्टी बना के लाया
और स्टेशन पर जाके सूत रहा सवेरे जा करके अपना इंटरव्यू दी। अब वो भी खत्म हो गया। 50 रुपया हो गया 2 घंटा के लिए, टिकट हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट। तो एक एक करके सारी संपत्तियों को ये बेच रहे हैं। आम जनता समझ रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को एक एक करके ध्वस्त करके आरक्षण को समाप्त कर रहा है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात अभी उजागर के सामने आई है कि जातीय जनगणना कराओ और नहीं तो गद्दी छोड़ो। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये अब नारा चल चुका। लोहिया जी का नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन इसके पहले जो नेता लोग हैं उनको अपने पद और कुर्सी दोनों को त्याग करके ईडी या सीबीआई से जो डर समाया हुआ है, यहाँ के 1 नंबर का नेता सब है ना, उसको बड़ा डर है भी ईडी सीडी से, डरा हुआ है कहीं इसने कि सीबीआई। जैसे मायावती जी हैं, कभी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ बोलबे नहीं करती हैं। जो मैसेज दलितों के बीच में देना चाहिए वो नहीं दे रही हैं। यूपी का चुनाव होने जा रहा है, यूपी में विपक्ष जीतेगा। जो वर्तमान मुख्यमंत्री बीजेपी हटेगा तो 24 का दिल्ली का जो किला है वो भी फतह हो जाएगा। और अभी भी यूपीए में खतरा पैदा हो रहा है। तो यूपी के भी जो जितने नेता लोग हैं, विपक्ष की जो बड़ी पार्टियां हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आने का मतलब है कि वो बीजेपी का इनडायरेक्टली मदद कर रहा है, बीजेपी से गाइड होकर चल रहा है। सीधी सी बात है। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी। और खासकर अब बात करेंगे जो शोषित वंचित समाज है, तो उसकी हक अधिकार की लड़ाई लगातार लड़ते रहे हैं। आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।